सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। दोस्तों, आप सभी लोग पार्ट थर्ड पे आ चुके हैं। हमने इस चैप्टर के रिगार्डिंग में पार्ट दो पहले से अपलोड करे हुए हैं। चैप्टर थर्ड, चैप्टर का नाम किंगशिप कास्ट एंड क्लास है। क्लास 12 की हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू सीरीज है, सेशन 2022 और 23 के हिसाब से पूरा पार्ट बताया जा रहा है। इस पूरे पार्ट के अंदर हमें समझना ये है कि किस तरीके से किंगशिप कास्ट एंड क्लास चलता आ रहा था, और अब हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अब यहाँ पे एक बात ये निकल के आती है कि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा होगा, सो आई डोंट थिंक दैट कि आप आगे वाले सिनेरियो को या आगे वाली चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो जाके ज़रूर वॉच आउट करिएगा जब भी आप देख पाएंगे। नोट चाहिए तो आप ईपी फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में डिटेल नोट्स अवेलेबल है। हाईली रिपीटेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे। सैम्पल पेपर प्रैक्टिस के लिए भी आपको इन्हीं चीज़ों पे अवेलेबल होते रहेंगे। तो ई पाठशाला फैमिली, ईपी फैमिली पे ज़रूर ज्वाइन होइएगा, ज़रूर मिलेंगे। आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारे साथ लाइव अपडेट जुड़ने के लिए, लाइव बातें करने के लिए, मुलाकात करने के लिए ई पाठशाला हमारा क्या कहते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा पिछला पार्ट जो ख़त्म हुआ था वो हमने यहाँ तक देखने की कोशिश करी थी। थोड़ा सा मैं बैक एंड पे लेके जाता हूँ यहाँ से। 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे हमने देख लिया था पॉलीएंड्री। हमने देखा था कि गोत्र से संबंधित चीज़ें हम देख पा रहे थे। ये हमने पढ़ लिया था कि ये हर किसी गोत्र के अंदर आठ टाइप के ऋषि होते थे। और मैंने कहा था कि गोत्र के अंदर हस्बैंड का गोत्र शादी के बाद लड़कियां ले लेती थी, लेकिन हस्बैंड कभी अपने वाइफ का गोत्र नहीं ले सकता था। दूसरा, जिस समय शादी नहीं होती थी तो गोत्र में उनके फादर का ही गोत्र लड़कियों को रहता था। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया था कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा बंदा था सातवाहना, ये लोग अपने फादर का गोत्र नहीं लगाते थे। जैसे लड़का है ना, लड़का है, जैसे मैंने बोला कि एग्जाम्पल के लिए कोई वरुण अग्रवाल है, उनके फादर अग्रवाल सरनेम लगाते हैं तो वो वरुण अग्रवाल ही लगाएंगे। और उसके टाइम पीरियड में क्या कहते हैं, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए कि वरुण अग्रवाल का के जो फादर है संदीप अग्रवाल, उनकी जो वाइफ है अगर वो मान लो कोई सिंह होती है, तो लड़का जो होता है वो अग्रवाल गोत्र लगाए या सिंह गोत्र लगाए। तो एट प्रेजेंट टाइम तो हम ये देखते हैं कि अग्रवाल गोत्र फादर का गोत्र लिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सातवाहनों की डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे ऐसा नहीं होता था। लड़के जो होते थे मदर का गोत्र लगाया करते थे। मीन्स मदर का सरनेम आप समझ के चल सकते हैं, वो लगाया करते थे। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमें पता था। यहाँ पर ये गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी के बारे में हमने देखा था। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे जो हमें इनके साम्राज्य में देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि ये लोग पॉलीगैमस थे। दैट मीन्स बहुपत्नित्ववादी थे। मतलब ये भी कहते थे कि बहुत पत्नी रखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनके टाइम पीरियड पे ऐसा चलता था। हमारे टाइम पीरियड पे तो ऐसा नहीं चलता, पता नहीं क्यों। अच्छा, फिर हमने पढ़ लिया था कि मदर इंपॉर्टेंट क्यों होते थे। मदर इसलिए इंपॉर्टेंट होती थी कि उस टाइम पीरियड के अंदर हम क्योंकि महाभारत का इसमें पढ़ रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन ने मदर की बात नहीं मानी होगी, इसीलिए वो एक तो युद्ध हार गए थे। और क्योंकि सातवाहनों की डायनेस्टी इतने लंबे समय तक चल रही थी, इतने दूर दराज तक चल रही थी, तो शायद से वो लोग सातवाहन लोग जो थे वो मदर यानी कि मेट्रोनोइक लिखा हुआ है, पितृ नाम लिखा हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट माना करते थे, है ना। फिर हमने सोशल डिफरेंसेस पढ़ लिया था कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जाता था कि पंडित सिर्फ ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय सिर्फ योद्धा होंगे, वैश्य सिर्फ व्यापार करने वाले होंगे, और शूद्र सिर्फ लीडर कह रहा हूँ, शूद्र सिर्फ क्या कहते हैं इन तीनों की कैटेगरी के लिए काम करने वाले होंगे। और ये एक डिवाइन प्रिंसिपल था जो ब्राह्मणों ने कहा था कि हमने नहीं बनाया है, ये तो पुरुष शुक्ति मंत्र के अंदर कई साल पहले से ये लिखा जा चुका था। बस ये तो बोला करते थे राजाओं को कि आपको इसे अप्लाई करना है अपने साम्राज्य के अंदर। फिर हमारा यहाँ से थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। अब हमें ये समझना है कि जब आप लोग क्या कहते हैं ये देखते हैं कि क्षत्रिय धर्म का बंदा ही राजा बनता है, जिसका एग्जाम्पल हमने बाहुबली के अंदर देखा था। बाहुबली एक क्षत्रिय था और क्षत्रियो को क्या कहते हैं किताब पढ़ने की परमिशन थी, इसलिए शास्त्र पढ़ा करते थे। अपने कर्तव्य के लिए वो बहुत ज़रूरी थे, इसीलिए वो क्या कहते हैं युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध कौशल के लिए लड़ते थे। बालाजी विश्वनाथ और उसके बाद बाजीराव, कितने सारे लोग थे जो लड़ते थे, युद्ध करते थे, सारी चीज़ें हमने देखी थी। लेकिन दोस्तों ये हमने देखा कि हमारे पास्ट के अंदर ऐसा हमें देखने को मिलता है कि नॉन क्षत्रिय किंग भी हुआ करते थे। नॉन क्षत्रिय किंग यानी कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा बोला जाता था
केवल क्षत्रिय ही जो होता था वो राजा नहीं बनता था। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर एग्जाम्पल दूं आपको, तो ब्राह्मणिकल टैक्सेस के अंदर लो कास्ट ओरिजिन लोगों को भी राजा बनते हुए देखा हुआ है। मतलब मान लीजिए कि अगर आप मान के चले कि चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में, उससे पहले जो क्या कहते हैं नंदा डायनेस्टी मगध के अंदर राज करती थी, तो इसकी क्या गारंटी कि मगध का जो राजा था वो ब्राह्मण था? ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि अगर कौटिल्य को चंद्रगुप्त मिल गया था, अगर कौटिल्य को चंद्रगुप्त मिल गया था, तो चंद्रगुप्त ने भी तो क्या कहते हैं कितना बड़ा विशाल साम्राज्य बना लिया था। तो चंद्रगुप्त को कोई राइटर आज भी जब कॉलेज के अंदर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रगुप्त लो कास्ट से बिलोंग करता था, लो कास्ट से बिलोंग करता था, फिर भी राजा बना। दूसरा, शुग्न और कवण जो ब्राह्मण थे वो ऑफकोर्स राजा बने। सातवाहन जो अपने आप को गौतमीपुर श्री शतकर्णी, वो इस गोत्र के नहीं थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, वो पूरी तरीके से क्या थे, वो दूसरे गोत्र के माने जाते थे। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने ब्राह्मण लेडीजों से, ब्राह्मण की लड़कियों से शादी करी, लड़कियों से शादी करी और अपने आप को ब्राह्मण में डाल दिया, है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। गुप्ता लोग भी यही करते थे दोस्तों। गुप्ता के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे बताऊंगा मैं आपको। गुप्ता भी यही करते थे। गुप्ता लोग वैश्य कुल से बिलोंग करते थे। अपना शौर्य बढ़ाने के लिए, अपनी बातचीत बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों की लड़कियों से शादी कर लेते थे, और ताकि उनका साम्राज्य के अंदर अच्छा बोलबाला रह सके। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। यहाँ पे गौतमीपुर शतकर्णी जो था वो भी ब्राह्मणों की लड़की शादी करता था। ये भी क्या कहते हैं उस समय वैश्य कुल से बिलोंग करता था, इतिहासकर्ता बताते हैं, है ना। और दूसरी बात ये था कि जरूरी नहीं था कि इसी वर्ण व्यवस्था के लोग ही राजा बनते होंगे। मतलब नॉन क्षत्रिय तो हमने राजा बनते हुए देख लिया, लेकिन कभी कभार तो ऐसा भी होता था जो बंदे बाहर से आते थे, बाहर से कुषाण लोग बाहर से आए थे। कुषाण लोग के राजा रुद्रमन, एक राजा रुद्रमन थे, और बाहर से जो भी लोग आते थे वो ब्राह्मणों के लिए मलेच्छ, बारबेरियन, है ना, ये हुआ करते थे। कहीं कहीं इनको क्या कहते हैं कुछ और नाम से भी पुकारा गया है। ब्राह्मण और मलेच्छ तो बोला जाता है। जो लोग बाहर से आते हैं, जिनको संस्कृत नहीं आती है, वो ब्राह्मणों के लिए मलेच्छ थे। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये था कि राजा भी बनते थे, राजकाज पे काम भी करवाते थे, और बहुत सारी चीजें बना के भी जाते थे। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल इन्होंने क्या कहते हैं जो कुषाण डायनेस्टी के, कुषाण वंश के रुद्रमन थे, उन्होंने उस टाइम पीरियड पे गिन्नौर में क्या कहते हैं एक सुदर्शन लेक था, उसका निर्माण करवाया था। ये आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब इसकी शुरुआत क्या कहते हैं आपके चंद्रगुप्त ने करवाई थी, फिर अशोक ने भी इसको बनवाया, और अशोक के बनवाने के बाद मौर्य वंश के बाद कितने सारे वंश आए, पुष्यमित्र शुंग आया, उसने भी इसको बनवाया, लेकिन रुद्रमन भी इसे बिल्ड करवाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं जो ये बताते हैं कि इतिहास के अंदर जो शास्त्रों में लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसे फॉलो नहीं होता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया था कि ये चीज क्या कहते हैं होती थी। अच्छा, उन्होंने यह भी दावा करा कि चारों वर्ण के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई। ऐसा इस बंदे ने करा और खुद इसने शादी कर ली। मतलब ऐसा ये कहता था कि उस टाइम पीरियड के अंदर जब इसने शादी कर ली तो इसने ये बता दिया कि वैश्य वाला बंदा कभी शूद्र से शादी नहीं करेगा, शूद्र वाला बंदा कभी ब्राह्मण की लड़की से शादी नहीं करेगा। ऐसे आज होता है ना इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए, तो उस समय ऐसा होता था इंटर गोत्र या इंटर वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो होती थी वो शादी नहीं होनी चाहिए। और ये उसने बताया कि भाई जो 4 तरीके होते हैं सिर्फ यही तरीके इसके टाइम पीरियड पे अप्लाई नहीं होंगे, इसके टाइम पीरियड पे, यानी कि इसका साम्राज्य जहाँ जहाँ था वहाँ पे गौतमीपुर श्री शतकर्णी ने बताया कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में शादी करेगा, शूद्र है तो शूद्र में शादी करेगा, और क्या कहते हैं वैश्य तो वैश्य, क्षत्रिय तो क्षत्रिय। लेकिन जबकि 4 वर्ण व्यवस्था के अंदर तो बताया गया था कि आप सेम गोत्र, दूसरे गोत्र, बहुत सारी पत्नी रखना, बहुत सारे पति रखना, ये सिस्टम तो खुद ब्राह्मण कहते थे ऐसा होता है ना, और वहाँ वो मान नहीं रहा। तो सब लॉजिक अलग अलग चलता है, समझ में नहीं आता। अच्छा, फिर ये वाला पार्ट तो मैंने आपको बता दिया था। मान लीजिए कि आपका वर्ण व्यवस्था नहीं पता चल पा रहा है तो आप किसी एक जाति के अंदर बंध जाते हैं, किसी एक जाति के अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, जैसे कि मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये हमें ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, ऐसे ही होता है ना, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे होता है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 1 सेकेंड। तो अब जैसे कि आज की डेट में जो यज्ञ करता है, यज्ञ करना या ज्ञान लेना या ज्ञान देना, ऐसे काम जो होते हैं सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो जरूरी है मेरा ब्राह्मण होना जरूरी है? ज्ञान तो आप किसी से भी लें, ज्ञान तो एक ऐसी चीज है जो क्या कहते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का बहुत बड़ा कहना है ना कि ज्ञान तो ऐसे शेरनी का दूध है जिससे इंसान पी के दहाड़ता है ना। ये तो बहुत फेमस लोकोक्ति है, बहुत महान व्यक्ति ने लिखा है, सभी को पता है। तो ज्ञान देने, ज्ञान लेने, धन देना, धन लेना, कोई चीज लैंड ग्रांट है वो लेना देना सिर्फ ब्राह्मणों का था पहले के टाइम पीरियड पे। तो जो लोग इन वर्ण से निकल गए, जिनका वर्ण पता ही नहीं चल पाया, फिर वो अलग अलग जात में बट गए। ठीक है, अलग अलग जात में बट गए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, मान लीजिए एक जात है लोहार की, एक जात है लोहार की, एक सिर्फ लोहे से संबंधित काम करेंगे। एक जात है कुम्हार की, सिर्फ ये मटके से संबंधित काम करेंगे। एक जात है क्या कहते हैं सुनार की, है ना, तो सोने से संबंधित। एक जात है तेली, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। गांधी का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी जी का नाम। तो गांधी, उनको क्या कहते हैं और कुछ ये गंध बनाने वाले लोग जो थे, इत्र बनाने वाले लोग, उनको गांधी कहा जाता था, जो बाद में जाके फेमस वर्ड हुआ। तो ऐसे जातियों के बारे में हमें समझ में आया। और उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हो कि ऐसे लोगों को हम, जिनको किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, किसी की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, तो वो जातियों में आ जाते थे, है ना। जबकि वर्ण जो है वो 4 होते हैं, वो फिक्स होते हैं। अब जातियां तो कितनी हजारों हो सकती है, ये तो हमें पता ही नहीं है ना। कितनी जातियां हम देख सकते हैं, बस इतना हमें पता है कि हर जाति जो है एक कॉमन ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन जो है वो शेयर करती है और उसमें वो बट जाती है। इतना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते होंगे वो इन वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं आते होंगे। मतलब मान लीजिए कि आपका, जैसे आप लोहे का काम करते हैं, चलो आपको तय कर लिया कि आप क्या कहते हैं लोहार है, सोने का काम करने वाला सोनार हो गया। लेकिन जो 4 वर्ण व्यवस्था के अंदर आते ही नहीं, जंगलों में रहते हैं, उन्हें जंगली वासी कह दोगे? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। जंगलों के अंदर तो एकलव्य भी रहता था, जंगलों के अंदर तो हिडम्बा ने भीम से शादी भी करी थी, पांडव फैमिली कितनी रेपुटेड फैमिली थी वो। तो ऐसे लोगों को इन लोगों ने निषाद, ओड, अनसिविलाइज्ड या इवन एनिमल लाइफ बोला। मतलब जहाँ पर एक एकलव्य था वो उनके लिए अनसिविलाइज था, जंगलों में रहता था। दूसरा, जो बंदा क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ उसने राक्षस से शादी कर ली, हिडम्बा से शादी कर ली, तो वो अनसिविलाइज्ड हो गया, उनका बच्चा घटोत्कच इनके हिसाब से। जबकि ये थ्योरी कहीं से सर से पैर से लेके कहीं भी सच नहीं है, जो खामी का इतिहास के अंदर आपको बताने की कोशिश करी जा रही है। वर्ण व्यवस्था से अलग हटके देखा जाए तो जो हायर लोग होते थे वो ब्राह्मण होते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था के अंदर कुछ लोअर कास्ट भी होती थी। लोअर कास्ट ब्राह्मणिकल के हिसाब से अनटचेबल माने जाते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये लोग वो प्योर काम करने वाले जो होते थे सिर्फ ब्राह्मण होंगे, और इम्प्योर काम करने वाले सिर्फ, अभी देख सकते हो पैर धुलवाना वगैरह वगैरह, है ना, ये सिर्फ अपर लोग जो थे यही किया करते थे। मतलब मेरा कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं है कि एनसीईआरटी को ये दिखाना है कि ब्राह्मणों को सुप्रीम दिखाया जा रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ उसमें खामियां थी जो शायद से ठीक करनी चाहिए। ऑफकोर्स वो ठीक हो भी रही होगी, अभी तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, लेकिन जो ये चीज़ें हो रही है कि शूद्रों को बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी, तो ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ गलत है। मतलब इतना नहीं होना चाहिए किसी एक कास्ट को या एक व्यक्ति को इतना दबाया जाए। और ऑफकोर्स फिर वो क्लास काफ़ी कुछ उठ खड़ी होकर बहुत सारे सवाल करती है ना। तो इतिहास में ऐसा चलता आ रहा था। तो ऐसा मनुस्मृति ये बताती है कि अनटचेबल लोग जो हुआ करते थे, जो अनटचेबल हुआ करते थे, उनका काम क्या होता था या होते क्या थे वो लोग, तो उनका काम होता था मरी हुई लाश को, मरे हुए एनिमल्स को हैंडल करना, ये टास्क उनका होता था। अब ऐसी कैटेगरी भी होती थी, चांडाल लोग ऐसा हुआ करते थे, इनको चांडाल कहा जाता था, अनटचेबल लोग, जिनको बताया गया इतिहास के अंदर मनुस्मृति में उनके काम को बताया गया। उनको बताया गया कि वो गांव के बाहर रहते थे, त्यागे हुए बर्तन, वस्त्र, कपड़े, लोहे के गहने पहनते थे,
और इनको कभी भी क्या कहते हैं गांव के अंदर रात में चलने की परमिशन नहीं होती थी। अगर ये लोग चलते भी थे ना तो इनको ये कहा जाता था कि आप लोगों को थाली बजा के क्या कहते हैं हाँ गुजरना होगा, नहीं तो अगर आपको कोई देख भी ले तो भी वो इम्प्योर हो जाता है ना। इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में फायान में और जोंग जैंग, दो चीनी यात्री थे। याद रखना ये चीनी यात्री बहुत ज़रूरी होते हैं। फायान, जोंग जैंग, हुआंग सैंग, ऐसे बहुत सारे चाइनीज यात्री, इनको घूमने का बड़ा शौक था। जो आज व्लॉगर आपको दिखाई दे रहे हैं उनसे कई हज़ारों साल पहले व्लॉगर थे हमारे इंडिया के अंदर। और ये दो व्लॉगर जो ऑफकोर्स कॉन्टेम्प्रेरी चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे या अशोका के टाइम पीरियड पे जो भारत के अंदर आए थे और उन्होंने इन व्यवस्थाओं को देखा। जैसे कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक बुद्धिस्ट फाइजियान करके इनका नाम है, फायान बोलते हैं वैसे तो इन्हें। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि किस तरीके से जो अछूत लोग होते थे उनको सड़कों पे ताली बजाकर आना पड़ता था और उनको ये भी देखना पड़ता था कि वो उनको कोई देख ना ले। अब ये चीज ब्राह्मण तो अपनी पुस्तकों में नहीं लिखेंगे ना, या दूसरा कोई राइटर अपनी पुस्तकों में नहीं लिखेगा। दूसरा एक बंदा था जुआंग जैंग, इसने बताया जुआंग जैंग ने कि किस तरीके से मेला ढोने का काम, जल्लाद का काम, मारने का काम, बाहर रहने पे इनको मजबूर किया जाता था, ये इनके साथ होता था, है ना। तो जैसे कि अब मैं कह सकता हूँ ब्राह्मणों के अंदर जब एक वर्ग को बहुत शोषित करा जा रहा है तो दूसरा वर्ग उसके जस्टिस के लिए, उसके काम के लिए तो उठ खड़ा होगा ना। तो यहाँ सेम ऐसा ही हुआ। ये बताया जाता था कि प्रॉपर्टी जो एक्सेस करने का तरीका होता था वो दो ही तरीके होते थे। या तो क्या कहते हैं आपको प्रॉपर्टी जेंडर के बिहाफ पे मिलेगी। जेंडर बिहाफ का मतलब होता है अगर आप फादर के बाद उनके बेटे हैं तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, आप अगर वुमेन है तो आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, है ना। तो वो दूसरी होती है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। मतलब अगर आप पैटर्नली सिस्टम देख रहे हैं तो फादर के बाद बेटे को तो सत्ता मिलनी है, लेकिन लड़की को उसका सिर्फ स्त्री धन मिलेगा। स्त्री धन क्या होता है? शादी के टाइम पीरियड पे उनके पिताजी के द्वारा, भाई के द्वारा कोई गिफ्ट मिलता है तो उनको मिलेगा, अदरवाइज उनको नहीं मिलेगा। ये चीज़ शुरुआती समय से महाभारत में भी हमने एग्जाम्पल देखी थी। तो ये एक एग्जाम्पल है, आप इसमें देख सकते हैं। स्त्री को संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीके बताए गए हैं और किसी मैन को किसी पुरुष को अर्जित करने के 7 तरीके बताए गए हैं। ये आप मनुस्मृति में देख सकते हैं, ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, तो इतना फोकस कर लीजिएगा। बस लैंड ग्रांट का एक एग्जाम्पल प्रभावती गुप्ता का थोड़ा सा अलग था। मान लीजिए कि कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है सिर्फ लड़के को मिलेगी पैटर्नली सिस्टम के हिसाब से, लेकिन मान लीजिए कि फादर के बाद उनका बेटा मतलब सत्ता पे काबिज होने के लायक ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? दोस्तों आपने इल्तुतमिश का नाम सुना होगा। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को बनाया था पहली बार इतिहास के अंदर। ऐसी यहाँ पे विक्रमादित्य सेकंड जो है, चंद्रगुप्त सेकंड सॉरी, उन्होंने रुद्रमन वाकाटक से शादी करवाई थी अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की। तो वाकाटक के राजा रुद्रमन सेकंड इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके मरने के बाद उनको बेटों को गद्दी मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे प्रभावती गुप्ता को गद्दी मिली थी क्योंकि उनके बेटे छोटे थे, समझ गए। और चाचा को गद्दी देना नहीं चाहते थे क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड तो अच्छे खासे रेपुटेटेड थे, इसीलिए। ठीक है, तो ये बताया जाता है तरीका, प्रॉपर्टी को ग्रांट करने का तरीका ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ऑफकोर्स अगर आप बड़ी जाति के हैं, अगर आप ब्राह्मण हैं तो ही आप प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। शूद्र हैं तो आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्षत्रिय हैं तो नहीं मिलेगी, वैश्य हैं तो नहीं मिलेगी। लेकिन जेंडर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, जेंडर के हिसाब से अगर आप क्या कहते हैं अगर आप मैन हैं तो आपको मिलेगी, वुमेन है तो आपको नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बाद में इसमें दिक्कतें आनी चालू हो गई। यहाँ पे बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने इनके ऊपर क्वेश्चन उठाने चालू करे। उन्होंने कहा कि शूद्रों के साथ हर जगह गलत हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें उनकी गलती थोड़ी ना है। ये जो व्यवस्थाएं, वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई है, ये वर्ण व्यवस्था तो सही तरीके से काम ही नहीं कर रही है। ऐसे तो शूद्र जो है बेचारा कभी वो प्रॉपर्टी को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, वो हमेशा गुलाम ही बना रहेगा। तो ये रिजेक्शन को देखने के लिए गौतम बुद्ध, बुद्धिज्म, इनके अनुयायी इनके साथ जुड़ते चले गए, है ना। ऑफकोर्स जो जिनका वेलफेयर करेगा तो वो तो उनके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ। अब दोस्तों इसके पार्ट के बारे में हम वीडियो के अगले पार्ट में जाएंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है वगैरह वगैरह।
अभी अभी हमारे पास इस क्लास में इतना ही है, लेकिन अब थोड़ा सा वैसे समझ ही लीजिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ऑल्टरनेटिव सिनेरियो ऑफ शेयरिंग प्रॉपर्टी, ये भी समझ लीजिए। इसमें थोड़ा सा बताता हूँ, मैं बता तो नहीं रहा था लेकिन समझ लीजिए। अब ये दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि प्रॉपर्टी राजा के पास अगर ज़्यादा है और अगर ब्राह्मण कहते थे वो दान कर रहा है तो वो जेनारियस, दैट मीन्स दानशील व्यक्ति माना जाता था। लेकिन अगर वो बंदा क्या कहते हैं उस प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट कर रहा है तो वो मिजरी है, दैट मीन्स बहुत लालची है, घृणा का पात्र होगा वो। यानी कि प्रॉपर्टी शेयर करना, प्रॉपर्टी को दान करना अच्छा माना जाता था उस टाइम पीरियड पे। दूसरा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट गौतम बुद्ध को लगता था कि सिद्धांत जो ऑफकोर्स हमारे ग्रंथों में बनाए गए हैं, गौतम बुद्ध को लगता था ये गलत है, जिसने भी बनाया ये गलत है। इसीलिए वो पूरी तरीके से अपने त्रिपिटका पुस्तक में दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से शुरुआती समय में जो राजा होता था ना, वो सिर्फ दो बंदों के बीच में जो कोई डिस्प्यूट होता था उसको सॉल्व करने के लिए पेमेंट के रूप में कुछ सर्विस लेता था। आज वो राजा बन गया, राजा बनने के बाद अब जो शूद्र है, उसकी जो प्रजा के लोग हैं, अब वो उनको इम्पोर्टेंट नहीं देगा, सिर्फ वो ब्राह्मणों को इम्पोर्टेंट देगा, तो ये गलत है। तो ये बताता है त्रिपिटका की पुस्तक के अंदर जो अभिधम पिटका है वो ये बताने की कोशिश करती है। ठीक है, तो दोस्तों अभी इस पार्ट के अंदर अब इतना ही समझेंगे। थोड़ा सा आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा, एपी फैमिली के साथ जरूर जुड़िएगा। हिंदी इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल ई पाठशाला में आप सभी को नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब मिलने चालू हो जाएंगे। तो जल्दी से आपको वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।